हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 में मैंने डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट के बारे में काफी बता दिया था, जिसमें डेवलपमेंट फ्रूट के बारे में मैंने बताया था। पहला टॉपिक सत्य फल या वास्तविक फल के बारे में बताया था कि अंडाशय में क्या होंगे, अंडाशय और बीजांड में परिवर्तन होंगे वृद्धि हार्मोन की वजह से, ऑक्सिन और जिब्रेलिन की वजह से। वृद्धि हार्मोन से परिवर्तन होंगे तो अंडाशय की जो भित्ति होगी, ये बताया था। अंडाशय की जो भित्ति होगी वो फल भित्ति में चेंज हो जाएगी और इसे क्या कहेंगे, सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं। सेकंड बताया था असत्य फल, असत्य ट्रू फ्रूट बोलते हैं, इसे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अंडाशय भित्ति के अतिरिक्त किसी और से हो जाए फल का निर्माण, किससे, पुष्पासन से हो जाए या बाह्य दल से हो जाए या दल से हो जाए, दल पुंज से हो जाए, तो फल का निर्माण अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं, या आभासी फल भी आभासी फल कहते हैं। इसी प्रकार थर्ड मैंने बताया था अनिषेक फल। अनिषेक फल मैंने समझा रही थी आपको, लास्ट टॉपिक था अनिषेक फल। वे फल जो बिना निषेचन के फल बन जाएं, क्या बने, बिना अनिषेक बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए उसे अनिषेक फल कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए उसे अनिषेक फल कहते हैं। और प्रक्रिया, ये जो अनिषेक फल की फल बनने की प्रक्रिया है, इसे अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित मीन्स जो मानव के द्वारा, मानव अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए आजकल किसका, ऑक्सिन और जिब्रेलिन वृद्धि कारक हार्मोन जो हैं उनका उपयोग कर रहा है। जैसे ही फूल आते हैं पादपों के ऊपर, उनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, जल्दी ग्रोथ होते हैं और फूल ज्यादा मात्रा में लगेंगे और फल भी गिरेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं। तो क्या है, प्रेरित। इसमें क्या होगा, प्रेरित मतलब इसमें बीज नहीं बनते, फल तो बन जाता है मगर बिना बीज का फल होता है। क्या बोलते हैं, अनिषेक फल, बिना निषेचन के और बिना बीज के। आपने देखा होगा केले में बीज होता है क्या, नहीं। बहुत अच्छे उदाहरण है अनिषेक फलन के, केला, अंगूर और पपीता। कभी कभी आपने पपीता काटा होगा तो उसमें बीज नहीं होते, तो वो क्या है, अनिषेक फल है, जिसमें बीज ना बने और बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाए, अनिषेक फल ये कहलाते हैं। जो मानव के द्वारा प्रेरित किया जाता है अनिषेक फलन, है ना, वृद्धि कारक हार्मोन छिड़काव करके, उसे कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। आपका लास्ट एंड है ये टॉपिक का, कि जिसमें क्या है, लास्ट टॉपिक है फ्रूट के बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, तीसरी पीढ़ी का आना, ये क्या है, पीढ़ियों का आना जाना। वो उसमें क्या होंगे, चाहे मानव हो, चाहे जंतु हो, चाहे एनिमल हो, पीढ़ी एकांतरण सब में पाया जाता है। किसी का स्पष्ट होता है और किसी का अस्पष्ट होता है। जैसे हम मानव का है तो स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण है, ऐसे ही पीढ़ी एकांतरण की जो पीढ़ियां हैं, कि जनक जो होते हैं उनसे क्या होंगे, बच्चे होंगे, फिर उनके परिपक्व अवस्था में आएंगे, फिर वो जनन करेंगे, फिर उनकी जनरेशन आएगी। इस प्रकार पादपों में भी, आवृत्ति बीजी पादपों में भी जनन पाया जाता है। मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा आपको ये क्लियर करती हूँ। हम जो पढ़ चुके हैं वही, कि हमने पुष्प पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पुष्प।
पुष्प कैसा होता है, 2n होता है। आवृत्ति बीजी पादपों का मेन जननांग कौन है, पुष्प, आवृत्ति बीजी पादपों का। इसमें हमने क्या पढ़ा था, पुमंग एक भाग पढ़ा था, और दूसरा भाग पढ़ा था जयांग, जिसको अंडक भी बोला था। क्या बोला था, अंडक। ये भी कैसा है, पूरा पुष्प कैसा है, 2n होता है, द्विगुणित होता है, और पुमंग भी कैसा होता है, द्विगुणित होता है। चैप्टर नंबर 1 के आपकी फर्स्ट जो 4-5 लाइनें आपको मैंने समझाई थी, वो अब और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी कि पादप कैसा होता है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होता है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होता है। और पुष्प भी, पुष्प मतलब पादप का तना हो, जड़ हो, पत्ती हो, फूल हो, फूल के हर भाग हो, वो सारे कैसे हैं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होते हैं। और ये क्या होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, और इन्हीं की वजह से इनकी आयु क्या होती है, दीर्घ होती है, क्योंकि पादप कैसे हैं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होते हैं, और ये जनक होते हैं। क्या होते हैं, जनक पीढ़ी होती है, और इनकी आयु जो होती है लंबी होती है। अब मैंने एक सेकंड बात बताई थी, युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद युग्मक कब बनेंगे, जब ये परिपक्व होंगे, पुंकेसर और जयांग में कौन सा, स्त्री केसर वाला भाग और पुंकेसर वाले भाग में नर और मादा युग्मकों का जब निर्माण होगा, वो क्या होगा, युग्मकोद्भिद। ये हम पढ़ चुके हैं कि युग्मक कैसे होते हैं, अल्पकालीन होते हैं, और किस पे आश्रित होते हैं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद पर, द्विगुणित पर आश्रित होते हैं, उन्हीं से ही उनका जन्म होता है। और अल्पकालीन जैसे ही नर और मादा युग्मक उनका संयुग्मन होगा, संलयन होगा, तो वो द्विगुणित बन जाएंगे। क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका अब क्लियर हो जाएगा। उस टाइम आपने मतलब कॉपी में देख के मैंने समझाया था, तो अब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे पुमांग में हमने क्या पढ़ा था, पुमांग का भाग था पुंकेसर। पुंकेसर में था तंतु था और योजी थी, उसमें पुंकेसर भी कैसा होता है, 2n होता है। पुंकेसर में हमने क्या पढ़ा था, पराग कोश पढ़ा था। पराग कोश में भी क्या होता है, 2n होता है। पराग कोश से हमने क्या किया था, स्फुटन हुआ था पराग कोश का, तो क्या निकले थे, चतुष निकले थे, किसके, लघु बीजाणु के, किसके, लघु बीजाणु चतुष निकले थे। वो भी कैसे थे, 2n थे, चतुष। अब इन चतुष का क्या हुआ था, ये n प्रकार के थे, सॉरी। चतुष का क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, 2n। अर्धसूत्री विभाजन हुआ था तो क्या बना था कि इसमें गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, मात्र कोशिका बनी थी। मात्र कोशिका का निर्माण हुआ था, और मात्र कोशिका भी फिर उसके बाद किसका निर्माण हुआ था, पराग कोश से लघु बीजाणु चतुष निकला था, उसके बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी थी, सॉरी, पराग कोश का स्फुटन हुआ था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ था। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से विभाजन से क्या बने थे, लघु बीजाणु बने थे। ये भी क्या होती है, 2n प्रकार की होती है। अर्धसूत्री विभाजन हुआ इसका, मात्र कोशिका, तो लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। कितने, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। ये कैसे थे, ओनली n प्रकार के थे। फिर इससे लघु बीजाणु अलग होकर क्या बने थे, पराग कण बने थे। और पराग कण का जब अंकुरण हुआ था तो क्या बना था, नर युग्म को उद्भिद बना था। नर युग्म को उद्भिद में कितने नर युग्मक थे, 2 नर युग्मक थे। एक नर युग्मक ये रहा और एक नर युग्मक ये रहा। इस प्रकार अब हमने जयांग में पढ़ा था, अंडक था। अंडक में कौन सा भाग था, बीजांड था। ये भी 2n होता है, ये भी 2n होता है। बीजांड के अंदर क्या था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। मात्र कोशिका का निर्माण हुआ था जो क्या थी, 2n थी। इसका क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बने थे, 4 गुरु बीजाणु बने थे। क्या बने थे,
4 गुरु बीजाणु बने थे। 4 गुरु बीजाणु इस प्रकार बने थे एक रैखिक क्रम में। इसमें से 3 अपहासित हो गए थे और एक सक्रिय गुरु बीजाणु रह गया था। ठीक है, तो सक्रिय गुरु बीजाणु को हम यहाँ लिखते हैं, आपको याद दिलाने के लिए लिखा था सक्रिय गुरु बीजाणु, जो कैसा थे, ये N प्रकार है और ये भी N हो गया। सक्रिय गुरु बीजाणु जो था उसने किसका निर्माण किया कि भ्रूण कोश को, इसे क्या कहा कि भ्रूण कोश भी कहा, इसे मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हुआ। मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हुआ। इस प्रकार अब हमने नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हुआ। मादा युग्मोद्भिद को क्या कहा, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में क्या थी, यहाँ से इस प्रकार फ्लो चार्ट में अंड कोशिका थी, भ्रूण कोश में एक थी अंड कोशिका, एक अंड कोशिका थी और 2 सहायक कोशिकाएं थी, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी, 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं थी और एक द्वितीयक केंद्रक था। इस प्रकार एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका का क्या हुआ, संयुग्मन हुआ। तो क्या बना था, 2N युग्मनज का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण हुआ था, युग्मनज का निर्माण हुआ था। जबकि द्वितीयक केंद्रक और दूसरे नर युग्मक का संयुग्मन हुआ था, तो 3N मीन्स भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था। अब ये युग्मनज आगे वृद्धि किया था, क्या बना था, भ्रूण बना। युग्मनज कैसा है, N प्रकार का। ये देखो यहाँ पर द्विगुणित हो गई है, ये भी N है, ये आगुणित है, ये भी आगुणित है नर युग्मक, और ये मादा युग्मक में से अंडकोश का ये भी आगुणित है। ठीक है, आगुणित से ये द्विगुणित हो गई, तो ये बीजाणु उद्भिद, ये तो अगुणित है और ये कैसे है, द्विगुणित। इसे क्या बोलते हैं, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद की ये प्रथम कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रथम कोशिका। अब युग्मनज से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का, और भ्रूण से बीज का निर्माण होगा, और बीज को दोबारा बोया जाएगा तो पादप बनेगा, और पादप से पुनः पुष्प का निर्माण होगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये भी 2N है, ये भी 2N है और ये भी 2N है। 2N मीन्स द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। ज्यादा कौन है, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद अधिक दीर्घायु होता है। क्या होता है, दीर्घायु। और अगुणित युग्मोद्भिद जो होता है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर, द्विगुणित बीजाणुद्भिद। और ये मात्र या जनक कोशिका होती है, और जबकि ये क्या है, इनकी दूसरी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी है इसकी, और ये अल्प अवधि की होती है। ये फर्स्ट चैप्टर की 2-3 लाइनें जो मैंने स्टार्टिंग में नोट करवाई हैं, ये उसी को मैंने रिपीट किया है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी। तो ये इस प्रकार ये चक्र जीवन का चलता रहता है। द्विगुणित बीजाणु उद्भिद बोलते हैं इसे, द्विगुणित बीजाणु उद्भिद। और जबकि अगुणित क्या बोलेंगे, जो युग इस प्रकार N जो है, N को क्या बोला जाता है, N को अगुणित युग्म को उद्भिद बोला जाता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पीढ़ी एकांतरण का ये चक्र किस प्रकार चलता है, कि एक द्विगुणित जो होता है वो किस पे, कौन इस पे आश्रित होता है, अगुणित जो होता है इस पे आश्रित होता है। द्विगुणित के सारे जितने पादप के भाग हैं, अंग हैं, वो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। और पुष्प का जो मेन जनन अंग है, लैंगिक जनन करने के लिए जो अंग पाया जाता है वो पुष्प है, वो भी कैसा है, द्विगुणित। इसके अंग भी कैसे हैं, द्विगुणित। मगर इसमें जो युग्मक का निर्माण होगा, मादा और नर युग्मक, वो कैसे होंगे, अगुणित होंगे। इस प्रकार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये टॉपिक आपका 3rd चैप्टर आपका खत्म होता है। आपको मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ टेस्ट 3rd चैप्टर के, उनको भी सॉल्व करना है एज ए टेस्ट। सारा कुछ पढ़ना है आपको, कुछ खास क्वेश्चन है जिनको मैं आपको टेस्ट के लिए दे रही हूँ। ये नहीं कि इन्हीं को लर्न करना है और बाकी को छोड़ देना है।
ओके, थैंक यू।